हेलो दोस्तों, प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे। मैं कमल कुमार आपका आपके चैनल कॉमेट क्लासेस में स्वागत करता हूं। तो आज हम बच्चों बात करने वाले हैं विज्ञान के पाठ 8 के रिवीजन के बारे में, यानी कि विज्ञान पाठ 8 शरीर में गति के बारे में आज हम रिवीजन करेंगे। कुल मिलाकर ये 40 से 45 मिनट की क्लास हो सकती है और उम्मीद करता हूं कि आप लोग इस क्लास को पूरा देखेंगे, जिससे कि आपको हर एक कंसेप्ट अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। इस चैप्टर के ऊपर डिटेल वीडियो ऑलरेडी बनाई जा चुकी है और वो मैंने आप लोगों को ऑलरेडी प्रोवाइड कर रखा है। आप लोगों को प्लेलिस्ट में जाकर वो वीडियो मिल जाएगी। साथ ही क्वेश्चन आंसर्स भी मैंने करवा दिए, कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी मैंने आप लोगों को करवाए, वो भी जाकर आप वहां पर चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं। क्वेश्चन आंसर्स बहुत ही आसान है, आपको याद करने की जरूरत नहीं होगी, खुद ही याद हो जाएगा अपने आप ही। बस कंसेप्ट को ध्यान से पढ़ना है और पूरा समझना है जो कुछ भी मैं समझाने वाला हूं। तो अगर आप लोगों ने वो वीडियो देख रखी है तो फिर ये सारी चीजें आपको आसानी से समझ में आ जाएगी, और अगर नहीं देख रखी है तो भी समझ में आ जाएगी। डोंट वरी, बस ध्यान से सुनना है जो मैं बताऊंगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे आज के इस पाठ को। शरीर में गति, पाठ है 8। सवाल उठता है बच्चों कि गति क्या हमारे लिए जरूरी है। बिल्कुल बच्चों, हमारे यानी कि जीव जंतुओं के लिए गति करना बहुत आवश्यक है। गति की सहायता से ही हम एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा पाते हैं। हमारे शरीर में अगर गति ना हो, हम सुथूल हो जाएं या एक ही जगह पर रह जाएं, तो हमारे शरीर का वृद्धि और विकास भी रुक जाएगा। यही वजह है कि हमारे गतिज होने की वजह से बच्चों कि हम अब तक मानव जो कह सकते हो प्रकृति है, वो अभी तक इस प्रकृति का हिस्सा है। और जितने भी जीव जंतु आपको आसपास में दिखाई देते हैं वो सब ही मूव होते हैं, वो सब ही हिलते डुलते हैं। अब आपके दिमाग में हो सकता है सवाल आ रहा हो कि सर, जीव जंतुओं में तो चलो ठीक है, मान लिया कुत्ता, बिल्ली, शेर, गधा, मैं, आप सब आ गए और हम सभी गति करते हैं, पर सवाल उठता है कि क्या पेड़ पौधे जीवित नहीं है? हाँ है। तो क्यों पेड़ पौधे गति नहीं करते हैं? पेड़ पौधे भी गति करते हैं बच्चों। इनके बारे में हम आने वाली क्लासेस में पढ़ेंगे कि वो गति किस प्रकार करते हैं। हालांकि पेड़ पौधों को जहां पर आप एक जगह पर लगाते हो, जिंदगी भर तक वो उसी जगह पर रहते हैं, लेकिन फिर भी उनके अंदर गति होती है। उनकी जड़ें फैलती है, उनका विकास होता है, तने नए निकलते हैं, हिलते डुलते भी आपको कुछ महसूस होते होंगे, लेकिन चलते फिरते महसूस नहीं होते हैं वो। लेकिन आप ये समझ लीजिए बच्चों की गति उनके अंदर भी होती है। और अगर आप गति में इंटरेस्टेड हैं तो आप फ्यूचर के क्लासेस में सब कुछ जानेंगे। फिलहाल आज हम बात करने वाले हैं मानव की गति और जीव जंतुओं में विशेष प्रकार की गतियों के बारे में। आप लोगों ने बच्चों देखा ही होगा, हमारे आसपास में जितने भी जीव जंतु पाए जाते हैं वो सभी अलग प्रकार से गति करते हैं। मैं और आप चल सकते हैं, दौड़ सकते हैं, फुदक सकते हैं, कूद सकते हैं, है ना। वहीं पर अगर हम बात करें चिड़िया की यानी पंछियों की, तो बेटा वो उड़ सकते हैं, हम नहीं उड़ सकते। वो कुछ चिड़िया ऐसी हैं जो फुदक सकती हैं, कुछ चिड़िया ऐसी है जो दौड़ भी सकती हैं, जैसे कि शुतुरमुर्ग। शुतुरमुर्ग को हम चिड़िया की कैटेगरी में डालते हैं, लेकिन शुतुरमुर्ग का वजन ज्यादा होने की वजह से, भारी होने की वजह से वो अपने पंखों पर उड़ नहीं पाते। पर हाँ, वो बहुत तेज दौड़ सकते हैं, लगभग 30 किलोमीटर प्रति घंटे, यानी हमसे तेज भाग सकते हैं वो। हम लोग बहुत तेज भागेंगे 10 से 15 किलोमीटर प्रति घंटा भाग सकते हैं। या फिर जो बहुत अच्छे एथलीट है बच्चों, जो दौड़ते हैं, दौड़क होते हैं जो, वो 30 किलोमीटर प्रति घंटे तक भाग सकते हैं। लेकिन शुतुरमुर्ग 30 किलोमीटर प्रति घंटे तो भागते ही भागते हैं, उससे ज्यादा भी भाग सकते हैं। तो कुल मिलाकर बात यह है कि अलग अलग प्रकार के जीव जंतु अलग अलग प्रकार के मोशन दिखाते हैं। मोशन मतलब बेटा गति। मोशन इंग्लिश का वर्ड है और हिंदी का वर्ड है गति। चलिए अब कहते हैं क्या कि आपको करना क्या है, अपने अभिभावकों की मदद से या फिर अपने टीचर की मदद से या मेरी मदद से सारणी 8.1 को भरना है। कहता है जंतु एक स्थान से दूसरे स्थान तक कैसे गमन करते हैं। सवाल उठता है ये कि आखिर वो गमन करते कैसे हैं। भैया उनके शरीर में विशेष प्रकार के अंग होते हैं जो गति करने के काम में आते हैं। अब मैं अगर बात करूं मछली की, तो मछली पानी में तैर सकती है और उसके लिए उसके पास है पूंछ, पंख। अब मछलियों की भी पंख होते हैं क्या? हाँ, छोटे छोटे से देखे होंगे आपने, जो मछलियों को बेटा दिशा बदलने में मदद करते हैं और साथ ही उनके संतुलन को बनाए रखने में मदद करते हैं। वहीं पर उनकी जो पूंछ होती है वो उनको आगे की तरफ गति करने में मदद करती है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि मछलियां दौड़ नहीं सकती, मछलियां उड़ नहीं सकती, फुदक नहीं सकती, पर मछलियां तैर सकती हैं। मैं और आप भी तैर सकते हैं, पर आपको भी पता है कि तैरना
इतना आसान नहीं जितना मछलियों के लिए, मतलब वो अपनी गति करते ही वैसे, हम लोग दौड़ अच्छा सकते हैं, है ना। तो वही कह रहे हैं यहाँ पर कुछ जानवरों के नाम है बच्चों, गाय, मनुष्य, सांप। अब जानवरों में हम लोग भी आ जाते हैं, ठीक है, सांप, पक्षी, कीट, मछली। अभी कह रहा है कि किस प्रकार से गति करते हैं आप बताएंगे, ठीक है। तो कह रहा है गमन में प्रयुक्त होने वाला अंग जो है, भाग जो है, जैसे गाय पैर से करते हैं बेटा, मनुष्य भी पैर से, पंछी या पक्षी बेटा वो करते हैं पंख से। यहां पर पंख लिख लेना, जो मैं बोल रहा हूं वो लिख लेंगे आप लोग, ठीक है। इसके बाद यहां पर कीट, कीटों के भी बेटा पंख होते हैं। मछली, इनके भी बेटा पंख और पूंछ, इसमें पंख और पूंछ दोनों लिख लेंगे, ठीक है। संपूर्ण शरीर भी लिख सकते हैं यहां पर, मछलियों का पूरा शरीर भी लिख सकते हैं। सांप का संपूर्ण शरीर है, देखो सांप पूरे शरीर से गति करता है बेटा, क्योंकि वो पूरा लचीला होकर ऐसे ऐसे होकर चलता है। उसके बाद गाय चलती है, मनुष्य चलते हैं, सांप रेंग कर चलते हैं, पंछी उड़ते हैं, कीट उड़ते हैं, मछली तैरती है। तो ये सब आप यहां पर भर लेंगे, जो बातें मैंने आपको बताई बेटा वो यहां पर भर लेंगे। अब इतनी सारी चीजें सीखकर हमें मिली क्या यहां से, कंक्लूजन, मतलब कंक्लूजन क्या मिला हमें यहां पर, निष्कर्ष क्या मिला, यही कि अलग अलग प्राणी अलग अलग प्रकार के मोशन यानी गति दिखाता है। और कोई आपसे पूछ ले कि अलग अलग प्रकार के जो प्राणी हैं वो अलग अलग मोशन क्यों दिखाता है या अलग अलग प्रकार की गति क्यों दिखाते हैं, वो क्योंकि उनके शरीर में गति करने के अंग अलग अलग प्रकार के हैं। गाय भैंसों की बात करें उनके 4 टांग हैं, हमारी बात करें 2 टांग हैं। वहीं पर बात करें हम एक मछली की, उसके पास टांग ही नहीं है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि अलग अलग प्राणियों के अंदर शारीरिक अंग अलग अलग प्रकार के होते हैं, इसीलिए उनके गति करने का तरीका भी अलग अलग है। जंतु एक स्थान से दूसरे स्थान तक किस प्रकार गमन करते हैं ये तो हमने समझ लिया, वो दौड़ते हैं, टहलते हैं, चलते हैं, उड़ते हैं, छलांग मारते हैं, रेंगते हैं, तैरते हैं, इस तरीके से वो गमन करते हैं एक जगह से दूसरे जगह तक, ऐसे ही कुछ। अब सवाल उठता है कि क्या कारण है कि जंतु चलते हैं जबकि सांप रेंगते हैं, मछलियां तैरती हैं, क्या कारण है, उनके विशेष अंग। तो चलिए शुरुआत करते हैं मानव अंग से। मानव शरीर और उनकी गतियों के बारे में आज हम जानेंगे, एवं गतियों के बारे में। तो कहते हैं कि सबसे पहले ना आपको ना अपनी शरीर के बारे में जानना जरूरी है। देखो आप किसी प्राणी के बारे में जानना चाहते हो, आप मछली के बारे में जानना चाहते हो, आप कबूतर के बारे में जानना चाहते हो, आप सांप के बारे में जानना चाहते हो, आप शुतुरमुर्ग के बारे में जानना चाहते हो, पर पहले आपको खुद के बारे में जानना बहुत जरूरी है। तो चलिए खुद के बारे में जानते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं बेटा, आप लोगों को अगर बोला जाए कि भैया बॉल फेंकना है, ठीक है, मेरी बात सुनना ध्यान से, आपको बोला जाए बॉल फेंकना है, तो बॉल को आप ऐसे करके ऐसे फेंक देते हो, या फिर बॉलर को बॉल फेंकते हुए देखा होगा, भागता भागता आता, हाथों को ऐसे करके पीछे घुमाता है और ऐसे लाकर ऐसे डालता है। ये हाथ बेटा उसका पूरा पीछे से आकर आगे तक गोल घूम जाता है, ऐसे कुछ। उसके बाद बेटा ये हाथ दायां बायां ये भी शिफ्ट हो जाता है, ऊपर नीचे भी शिफ्ट हो जाता है। तो हमारे कंधों में एक विशेष प्रकार की जॉइंट होती है, यानी कि संधि होती है, जिसकी वजह से हम आसानी से इसे चारों तरफ घुमा फिरा सकते हैं। ऐसे बेटा हमारे पैरों में भी होता है, आप 2 पैरों को ऐसे खोल सकते हो, है ना, आप 2 पैरों पर आगे की तरफ रख के पैरों को बैठ सकते हो, पीछे की तरफ रखकर आप उसमें दूसरे को योगासन वगैरह कर सकते हो। आप लोग योगासन तो करते ही होंगे, नहीं करते बेटा तो करना शुरू करो। योगासन शरीर के लिए बहुत अच्छा होता है, आपकी मांसपेशियां मजबूत होती हैं, हड्डियों में जान आती है, और जो मन के अंदर आप कह सकते हो एक स्फूर्ति आ जाती है, आपके शरीर के अंदर थकान जो होती है वो दूर हो जाती है। तो ये कह रहा है कि आप बॉल फेंकते वक्त, हॉकी खेलते वक्त या अन्य खेल खेलते वक्त आप शरीर के विभिन्न अंगों का प्रयोग करते हैं, आप भागते हैं, दौड़ते हैं, उछलते हैं, फेंकते हैं। तो इस तरीके से आप अलग अलग प्रकार के अंगों का इस्तेमाल करके हम गति करते हैं, ऐसे कुछ। अब कहते हैं क्या, जबकि कुछ ऐसे अंग होते हैं जो हिलते डुलते ही नहीं है, कुछ ऐसे अंग भी हैं जो हमारे शरीर के अंदर हिलते डुलते ही नहीं है। जैसे कि अगर आप नोटिस करें तो हमारे शरीर का जो जबड़े से ऊपर वाला हिस्सा होता है, यानी ये हिस्सा नहीं हिलता है, इसके नीचे का हिस्सा हिलता है, नीचे वाला जबड़ा हिलता है आपका, ऊपर वाला नहीं हिलता है। क्या रीजन है, क्या वजह है? सिंपल सी चीज है, ये फिक्स होते हैं, ये हिलने डुलने के लिए बने ही नहीं है। आप अपनी गर्दन को हिला सकते हो, मोड़ सकते हो, ऐसे मोड़ सकते हो, ऐसे मोड़ सकते हो, पर अपनी गर्दन को चारों तरफ नहीं घुमा सकते हो जैसे आप हाथों को घुमा पा रहे थे। तो कहीं ना कहीं हमारे शरीर के विभिन्न अंगों के अंदर गति भी सीमित है। यानी कि अगर मैं कहता हूं हाथों को मैं आगे पीछे चारों तरफ घुमा पा रहा हूं, गर्दन को मैं ऐसे ऐसे आगे पीछे कर पा रहा हूं,
लेकिन पूरा नहीं घुमा पा रहा। क्यों? क्योंकि इसके अंदर पाए जाने वाले जो जॉइंट है बच्चों, जिसे आप कहते हैं हिंदी में संधि, वो अलग अलग प्रकार के होते हैं। तो कहते हैं एक क्रियाकलाप करेंगे। क्रियाकलाप नंबर 1, आप अपने मित्र को बोलिए, ध्यान से सुनना मेरी बात, आप अपने मित्र को बोलिए, क्या करेगा? हाथ को ऐसे फैला लेगा जैसे कि चित्र में दिखाया गया है, और आप किसी भी लकड़ी पाइप की सहायता से उसको सीधा करके रस्सी से यहां बांध दोगे और यहां बांध दोगे। अब आप अपने दोस्त को बोलिए कि अपने हाथ को मोड़कर दिखाए, ऐसे मोड़कर दिखाए। नहीं मोड़ सकता भाई वो, उसके अंदर इतनी ताकत होगी कि हाँ, वो अगर उस लकड़ी को तोड़ पाए तो मुड़ जाएगा, लेकिन अगर इतनी ताकत नहीं होगी तो वो मोड़ नहीं पाएगा। अब इस चीज से क्या पता चल रहा है कि हमारे शरीर के अंदर अलग अलग हड्डियों के बीच में कुछ जोड़ होते हैं, जिनकी वजह से हम इन्हें मोड़ पाते हैं, घुमा पाते हैं। समझ में आ रहा है? यही जोड़ अगर ना होते, पूरा शरीर एक ही हड्डी से बना होता, तो क्या लगता है मैं इतने आसानी से जो हिलडुल कर आपको पढ़ा पा रहा हूं, समझा पा रहा हूं, क्या मैं ऐसा कर पाता? क्या मैं बोल पाता? या क्या आप लोग बोल पाते? नहीं कर पाते ऐसा। इसका मतलब क्या हो गया कि हमारे शरीर के अंदर हड्डियों की बहुत सारी संरचना है, और ये संरचनाएं आपस में जुड़ी होती हैं संधि के द्वारा, आबंध के द्वारा, जोड़ के द्वारा, और इन आबंधों में उपास्थियां पाई जाती है। यानी हमारी हड्डियां, जिसे आप अस्थियां कहते हैं, उनको जोड़ने के लिए छोटे छोटे से हिस्से होते हैं जिन्हें हम कहते हैं उपास्थि। तो हड्डियों को जोड़ने के लिए उपास्थि का प्रयोग किया जाता है, और ये उपास्थि बहुत जरूरी होते हैं। तो इनके बारे में और आगे हम डिस्कस करेंगे। तो कहते हैं क्या कि गति के बारे में हम जानेंगे। गर्दन को देखो आप, क्या पूरी तरीके से घुमा पा रहे हो? नहीं, ये अंशतः घूमता है, थोड़ा बहुत घूमता है। इधर घुमा सकते हो, इधर घुमा सकते हो, आगे पीछे कर सकते हो, पर अगर आप ऐसे घुमाओ तो मैं इतना ही घुमा पाऊंगा, इससे ज्यादा नहीं घुमा पाऊंगा। मैं इससे ज्यादा घुमाने के लिए मुझे गर्दन के साथ साथ मुझे कमर को भी मोड़ना पड़ेगा ऐसे, और इससे ज्यादा अगर पूरा का पूरा पीछे घूमना है तो मेरे पैरों को भी घुमाना पड़ेगा। तो कुल मिलाकर बात यह है कि हमारे शरीर के अलग अलग अंगों के अंदर कुछ सीमाएं हैं। कुछ जो है वो आगे की तरफ झुक सकते हैं, कुछ नहीं झुक सकते हैं, कुछ उठा सकते हो, कुछ नहीं उठा सकते हो। तो ऐसे बेटा ये क्रियाकलाप आपको करना है। आप अपनी गर्दन को देखिए, क्या आप घुमा पा रहे हैं? हाँ, घुमा पा रहे हैं, ठीक है, तो हाँ लिखेंगे, यहाँ हाँ लिख देंगे। क्या कलाई को आप घुमा पाते हैं? पूरी तरीके से घूम जाता है क्या? हाँ, ऐसे रखो और ऐसे करके पूरा घूम जाता है, ये आगे पीछे दाएं बाएं ऐसे करके मुड़ जाता है, ये पूरा घुमा पा रहे हैं हम, है ना भाई? पूरा कर पा रहे हैं, तो सिंपल सी बात है, ये कलाई आ जाएगा हाँ में, यहाँ पर पूर्णतया में। उंगलियों के बारे में क्या ख्याल है? उंगलियों को आप आगे कर सकते हो, पीछे मोड़ सकते हो, ऐसे नहीं मुड़ता ये रुक गया, ऐसे नहीं मुड़ता, तो ये अंशतः में आ जाएगा। क्या हम इसे झुका सकते हैं? झुका सकते हैं। क्या हम इसे उठा सकते हैं? उठा सकते हैं। घुटने के बारे में क्या ख्याल है? पूरी तरीके से नहीं घूमता भाई, ये एक ही डायरेक्शन में घूमता है। आप घुटने को ऐसे मोड़ सकते हो, खोल सकते हो, मोड़ सकते हो, लेकिन अपने घुटने को आप ऐसे नहीं मोड़ सकते हो। तो वही कहना चाह रहा है कि आप जैसे जैसे कर सकते हो उसके आधार पर देखिए। अगर आप पूरी तरीके से घुमा पा रहे हैं, 360 का कोण बना पा रहे हैं, तो पूर्णतः आ जाएगा। अगर आप कुछ घुमा पा रहे हैं तो आप अंशतः लिखेंगे, यानी कि कुछ तौर पर। उसके बाद अगर आप झुका सकते हैं तो झुकता हुआ लिख देंगे, उठा सकते हैं तो उठता हुआ लिख देंगे। क्या आप बिल्कुल भी नहीं झुका सकते, नहीं उठा सकते, तो बिल्कुल गति नहीं करता, इस पर हाँ लिख देंगे या टिक कर देंगे, ठीक है। तो इन सब में से किसी एक पर ही हाँ करते हुए आपको पूरा भर लेना है। जैसे भुजा के बारे में ख्याल कह रहा है, भुजा हम चारों तरफ घुमा सकते हैं, कह रहे हैं ना, पूर्णतः घूमता है। हाँ, भुजा मतलब होते हैं बाजू, ये पूरा घूम जाता है आगे पीछे सारा। कोहनी बेटा अंशतः घूमता है, सिर्फ यही आ जाएगा। सिर के बारे में क्या ख्याल है? अंशतः घूमता है, पूरा कहाँ घूमता है ना? बल्कि सिर तो घूमता भी नहीं है, गर्दन घूमती है भाई। सिर तो अपनी जगह पर रहता है, हमें सिर को घुमाने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है? गर्दन की। तो बल्कि सिर में हम डाल देंगे, ये तो गति नहीं करता। तो इस तरीके से आप ये भर लोगे अपने हिसाब से, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं संधि क्या होते हैं। दो अलग अलग हड्डियों को जोड़ने वाले हिस्से को हम संधि कहते हैं। यानी दो हमारे शरीर के अलग अलग हिस्सों की हड्डियों को जहां पर जोड़ा जाता है, जहां पर जोड़ होता है उनका, उसको हम कहते हैं संधि। संधि का मतलब ही होता है, आपने हिंदी में भी संधि पढ़ा ही होगा, संधि का मतलब होता है बच्चों जोड़ना। तो कह रहे हैं कि जहां पर दो या दो से ज्यादा तो क्या दो की बात कर लेते हैं, जहां पर जैसे देखिए उंगली है, उंगली की यहां पर एक टुकड़ा है उंगली का, ये दूसरा है यहां पर, फिर ये तीसरा है। अब इनके बीच में ना यहां पर जॉइंट पाए जाते हैं, जोड़ होते हैं। ये जो जोड़ है इसी को कहते हैं बेटा संधि। यहां पर भी जोड़ है, यहां पर भी बेटा जोड़ है, ऐसे बेटा गर्दन में भी यहां पर जोड़ होता है। तो यही कह रहे हैं क्या कि इन जोड़ों को क्या कहते हैं हम? संधि। तो कोई अगर आपसे पूछ ले संधि क्या है, तो कहते हैं क्या कि दो या दो से ज्यादा हड्डियों को आपस में जोड़ने के लिए हम
जिन आबंधों का प्रयोग करते हैं या हमारे शरीर में जिन आबंधों का प्रयोग हुआ है उसको हम संधि कहते हैं। या फिर आप ये कह सकते हैं कि जहां पर दो हिस्से एक दूसरे से जुड़े हों, यहां पर दो हिस्से एक दूसरे से जुड़े हों, इन स्थानों को या इन हिस्सों को संधि कहते हैं। ये आप लिख लेंगे इतना। अब जैसे कि यहां पर बोलता है कहां कहां पर है, कैसे है ये, तो अपनी उंगली के द्वारा अपने सिर, चेहरे, गर्दन, नाक, कान, कंधे के पीछे भाग, हाथ, पैर, उंगली, पदांगुली को दबाइए। अब देखिए आपको कुछ ठोस जैसी संरचना महसूस होगी। जैसे ऐसे दबाओगे ठोस ठोस लगेगा, ऐसे दबाओ यहां पर ठोस लगेगा, आपको यहां ठोस लगेगा। ये सब क्या कहलाती है बेटा? अस्थियां कहलाती है, यानी कि हड्डियां कहलाती हैं। इन हड्डियों को जोड़ने के लिए हम आबंधों का प्रयोग करते हैं, यानी कि संधि का प्रयोग किया जाता है। और ये संधि अलग अलग अंग में बेटा अलग अलग प्रकार की होती हैं, और इसीलिए हमारे शरीर के अलग अलग अंग अलग अलग प्रकार की गति करती हैं। कोई आगे की तरफ, कोई पीछे की तरफ, कोई दाएं बाएं ऐसे मुड़ जाता है। चलिए अब हम बात करते हैं कंदूक खलिका संधि के बारे में। कंदूक खलिका संधि बेटा हमारे जो है वो बाजुओं में होता है, यानी यहां पर होता है। कंदूक खलिका संधि जो है नीचे की तरफ, जो हमारे पैर होते हैं, दोनों पैर जो नीचे, जहां पर आप कह सकते हैं क्या बोलते हैं उसको, जो आपके हिप्स होते हैं बेटा, हिप्स होते हैं, यानी कि आपकी जो जहां से बैठते हो आप, हिप्स जो होते हैं, हिप्स वाले एरिया में वो जो जुड़े होती हैं, हड्डियां जो जुड़ी होती हैं। तो आपने देखा होगा अपने पैर की हड्डियों को आप आगे की तरफ ले जा पाते हो, पीछे की तरफ ले जा पाते हो, लेफ्ट राइट खोल पाते हो। तो ये कहीं ना कहीं किस आबंध से बना है या किस संधि से बना है? इसे कहते हैं बेटा कंदूक खल्लिका संधि। कंदूक खल्लिका संधि क्यों कहते हैं इसे? क्योंकि इसकी आकृति खल के समान होती है। खल देखा है आपने? खल, खल कहते हैं ओखली जिसे बोलते हैं। तो आपने देखा होगा उसमें एक बर्तन होता है ऐसा कुछ, है ना, और उसमें पीसने वाला होता है, मूसल जिसे बोलते हैं। तो मूसल जो है ना ऐसा होता है और खल ऐसा होता है। तो मूसल को जब आप खल के अंदर डालेंगे ऐसे, तो इसमें जो संरचना आपको प्राप्त हो रही है इसी को कहते हैं खल्लिका। तो कंदूक खल्लिका जो संधि है वो इसलिए इसका नाम पड़ा। दोबारा ध्यान से सुनना, कंदूक खल्लिका मतलब होता है बेटा कि ये खल के समान होता है, जिसमें नीचे की तरफ ऐसी संरचना होती है, आपने ओखली देखा होगा, और उस संरचना में बेटा ऐसे करके हम पीसने वाला डालते हैं। तो ऐसे ही कह रहा है क्या कि इसको आप बना सकते हो। एक बॉल ले लीजिए और बॉल में एक तरफ छेद करके ना पेंसिल या पेन को डाल दीजिए, ठीक है। डालने के बाद उसको एक कटोरे में लीजिए। कटोरा जो है वो आपके हड्डी का ये वाला ढांचा हो गया। उसके बाद आपकी जो बाजू है उसमें बॉल जैसी संरचना होती है, जो उस कटोरी जैसी संरचना के अंदर ऐसे घूम सकती है। वही यहां पर समझाने की कोशिश कर रहा है बेटा। देखो ये बॉल जैसी संरचना दिखाई दे रही है आपको, इसके अंदर आपको एक पेन या पेंसिल डाल लेना है जो आपके बाजू की हड्डी को दर्शाएगा। ये बेटा आपके कंधे की हड्डी का कटोरा है, जिसके अंदर ये घूमेगा, रोटेट करेगा। समझ में आ रहा है? तो ये है कटोरी, ये है गेंद, और ये कागज का बेलन बना सकते हो, पेंसिल या पेन ले सकते हो, और इस तरीके से आप इस प्रकार के संधि को समझ सकते हैं। आप यहां पर गौर से देखिए, अगर आप समझ पाए तो ये कटोरी जैसी संरचना कुछ दिखाई दे रही है, उसके बाद ये बॉल जैसी संरचना है, ठीक है। उसके बाद ये वो बेलनाकार आकृति है जो हमारे बाजू में पाया जाता है, और ये इसके अंदर जाकर अटक जाता है, और अटकने के बाद बेटा इसके अंदर हमारी जो बाजू है, हमारा जो हाथ है वो घूम पाता है। अब सवाल उठता है कि क्या हो अगर ये उखड़ जाए या निकल जाए? बेटा कभी कभी ये निकल भी जाता है, ये हड्डियां बाहर भी आ जाती हैं। तो बेटा उसको ऐसे करके दबा कर भी अंदर किया जाता है। पहलवान वगैरह को देखा होगा ना, वो अपनी सारी की सारी जो कुश्ती है वो यहीं पर लड़ लेते हैं। तो कुल मिलाकर बात यही है। इसमें बेटा आपके पास है गुहिका, कटोरी रूप जैसी संरचना जो होती है, ये जो दिख रहा है आपको, इसे गुहिका कहते हैं, ठीक है। और यहां जो लिखा हुआ है यह है श्रोणी अस्थि। श्रोणी अस्थि होती है जो बेटा जो नीचे की अस्थि होती है, जहां पर अस्थि जो नीचे की अस्थि होती है, जहां पर हमारे पैर होते हैं, यानी कि ये वाला हिस्सा जो नीचे पेट से नीचे का हिस्सा होता है ना, जहां से पैर जुड़ा होता है, ये है वो श्रोणी अस्थि, यानी जिससे हमारे पैर जुड़े हुए होते हैं। और उसके बगल में देखिए तो लिखा हुआ है जांघ की अस्थि, यानी आपके पैरों की अस्थि है। और कंदूक खलिका संधि का ये देखिए आपके पास कटोरी जैसी संरचना, तो ये उसमें जाकर अटक जाता है और हमारे हाथ पैर काम कर पाते हैं। हाथ भी ऐसे ही काम करता है और पैर भी। उसके बाद आता है धुराग्र संधि। धुराग्र संधि एक ऐसी संधि होती है जो ध्रुव के समान होती है, यानी इसमें कोई चीज ऐसी लटकी होती है,
ऐसे करके। आपने देखा होगा बेटा, एक कुत्ता आता है, एक डॉग आता है जो गाड़ियों में आगे की तरफ रखा होता है ना, और जब गाड़ी चलती है तो वो कुत्ता ऐसे ऐसे हिलाता है अपनी गर्दन को, ऐसे ऐसे। उस कुत्ते को आपने देखा होगा ऐसे ऐसे करते, उस कुत्ते की गर्दन आप पूरी नहीं घुमा पाओगे, ऐसे नहीं घूमता है वो ऐसे रहता है और ऐसे ऐसे करते हुए घुमाता रहता है। हंसना मत, मेरे को देख के कहीं हंस रहे हो, तो ऐसे ऐसे करता रहता है। तो ऐसी ही सेम संरचना हमारी गर्दन में भी होती है यहाँ पर, जिसे आप पिछला दिमाग कहते हैं बेटा। यहाँ पर पाया जाता है धुराग्र संधि, जिसमें हमारा जो कपाल होता है यानी खोपड़ी होती है वो हमारे इसके साथ, यानी कि जिसे आप बोलते हैं बेटा रीढ़ की हड्डी, उसके साथ यहाँ पर जुड़ा होता है। तो ये यहाँ पर हमारे होते हैं धुराग्र संधि। उसके बाद बेटा नेक्स्ट है हिंज संधि। हिंज संधि दरवाजे के कब्जों के समान होती है। हिंज इंग्लिश का वर्ड है बेटा, और हिंज का तात्पर्य होता है कब्जा, इसीलिए इसे कब्जा संधि भी बोलते हैं। यानी कि अगर आप अपने दरवाजे के कब्जे को ध्यान से देखें तो दरवाजे का कब्जा जो है आजकल जो बनता है वो दोनों दिशा में खुलने वाला बनता है, पर पहले क्या होता था ना, दरवाजे एक ही दिशा में खुलते थे। अभी जो मेन दरवाजों की बात नहीं कर रहा, आपके घर के दरवाजों की बात कर रहा हूं। तो आपके घर के दरवाजों में आपने देखा होगा आपका दरवाजा पूरा ऐसे ऐसे नहीं खुलता, वो एक तरफ जाकर अटक जाता है, फिर उसके बाद ऐसे खोल सकते हो फिर अटक जाता है इस तरीके से, या फिर बाहर से है तो वो ऐसे होता है, ऐसे तो खुल जाता है पर ऐसे जाकर यहाँ अटक जाता है, ऐसे कुछ ऐसे। तो इसी को कहते हैं हिंज संधि। और ये संधि बेटा हमारी यहाँ पर कोहनी में और हमारे घुटनों में पाया जाता है, जिसकी वजह से हम घुटनों को बेटा सिर्फ एक ही दिशा में मोड़ पाते हैं, एक ही दिशा में खोल पाते हैं। दूसरी दिशा में अगर उसको पूरा खोलने की कोशिश करो तो वो वहां पर अटक जाता है। तो ये है बेटा हमारा हिंज संधि, और सही भी है ना, वो अटक जाता है इसलिए हम सीधे खड़े भी हो पाते हैं। अगर बेटा उस दिशा में भी वो मुड़ जाता तो हम खड़े खड़े भी आगे झुक जाते। तो इसीलिए इन प्रकारों की, ये जो डिफरेंट डिफरेंट प्रकार आपने जाने, सबसे पहले आपने पढ़ा यहाँ पर देखिए धुराग्र संधि पढ़ा आपने, उसके बाद आपने कंदूक खल्लिका संधि पढ़ा, उसके बाद अब हम पढ़ रहे हैं हिंज संधि। तो ये अलग अलग प्रकार की संधियां अलग अलग अंगों में पाई जाती हैं। तो वही कह रहा है कि इसमें सिलेंडर जैसी संरचना होती है, और सिलेंडर जैसी संरचना जैसे कि आप देख सकते हैं बेटा, यहाँ देखिए सिलेंडर जैसी संरचना है और ये घुटने में पाया जाता है, जिसको आप एक ही दिशा में मोड़ पाते हैं, दोनों दिशा में ये नहीं मुड़ता है। उसके बाद आता है बेटा अचल संधि। अचल संधि एक ऐसी संधि होती है जो चलती नहीं है, नाम से पता लग रहा अचल, चल मतलब होता है चलना, अचल का मतलब क्या हो गया, जो चलती नहीं है। तो यानी ऐसी संधि होगी जिसका कोई हलचल, जिसके अंदर कोई हलचल नहीं होगी, जो चलती नहीं हो। अब ऐसी संधि कहां पाई जाती है जो चलने के काम में ही नहीं आती, तो ये पाई जाती है बेटा हमारे खोपड़ी के ऊपर वाले हिस्से में। हमारा नीचे वाला जो हिस्सा है जिसकी वजह से मैं बोल पा रहा हूं, मुंह को खोल पा रहा हूं, देखो आप कभी ऐसे खोलने की कोशिश करना तो आप नोटिस करोगे कि आपके नीचे वाला जबड़ा खुलता है, ये वाला अपनी जगह पर है, यहां से लेकर ऊपर वाला सारा अपनी जगह पर है। देख रहे हो मैं जो खोल रहा हूं, तो समझ में आ रहा है। तो नीचे वाला हिल रहा है, ऊपर वाला नहीं हिल रहा है, लेकिन ऊपर वाला हमारे निचले हिस्से से जुड़ा तो हुआ है, और ये जो जुड़ा हुआ है वो एक ऐसी संधि से जुड़ा हुआ है जो हलचल में नहीं आता है, जिसे हम कहते हैं अचल संधि। क्या हो कि अगर ऊपर वाला भी हिले और नीचे वाला भी हिले, आपने हिप्पोपोटामस को देखा होगा ना, है ना, तो उसका नीचे वाला बहुत ज्यादा खुल जाता है, लेकिन फिर भी उसका ऊपर वाला सीधा ही रहता है। अगर ऊपर और नीचे दोनों वाला खुलेगा तो हम उतनी ताकत नहीं लगा पाएंगे, समझ में आ रहा है। हाँ, या फिर बहुत ज्यादा लगा पाएंगे, जैसे मगरमच्छ को देख लीजिए आप। तो कुल मिलाकर बात यह है कि ये संधियां हमारे शरीर के अंदर अलग अलग कार्यों के लिए प्रयोग की जाती हैं। अचल संधि वो होती है जो चलती फिरती नहीं है और जो हमारे ऊपर वाले जबड़े में यूज होती है। उसके बाद आता है यहाँ पर एक्सरे के बारे में बात करेगा। आपने अक्सर बेटा किसी के, आपके घर में किसी को चोट लगी हो, और अगर नहीं लगी है तो भगवान ना करे कभी चोट लगे, आपके आस पड़ोस में जाएं और वहां पर जाकर आप एक्सरे शीट की मांग करें। अपने पड़ोसियों से पूछें अगर उनके पास कोई एक्सरे की शीट पड़ी हो, उनको कभी चोट लगी हो, उनका एक्सरे कराया गया हो। एक्सरे एक रे होती है जो हमारी मांसपेशियों से तो गुजर जाती है पर हड्डियों में जाकर बेटा अटक जाती है, जिसकी वजह से हमारी हड्डियों का चित्र हमें मिल जाता है। यानी कुल मिलाकर बात मैं ये कहना चाह रहा हूं कि एक्सरे हड्डियों को भेद कर नहीं जा पाती हैं, जबकि मांसपेशियों को भेद कर चली जाती है। यही वजह है कि हम हड्डियों के ढांचे को देखने के लिए एक्सरे का प्रयोग करते हैं, और जब हम अपने हड्डियों के ढांचे को पूरा देखने की कोशिश करते हैं तो हमारा कंकाल कुछ ऐसा दिखाई देता है। यह है हमारे शरीर का कंकाल, जिसमें आपको हाथ, यहाँ पर जो है विभिन्न प्रकार के ज्वाइंट दिखाई देंगे, यहाँ पर भी ज्वाइंट है, फिर हमारी खोपड़ी है। बेटा वैसे तो हम ऐसे सुंदर लगते हैं, ऐसे तो बड़े डरावने लगते हैं। तो ये मानव का कंकाल है।
मानव कंकाल क्या है? मानव कंकाल कई हड्डियों यानी कि अस्थियों और उपास्थियों से मिलकर बना होगा और होता है। उपास्थियां क्या होती हैं? जो हड्डियों के समान होती हैं पर हड्डियों जितनी मजबूत नहीं होती है। जैसे हमारे कान में बेटा ये देखिए, ये भी हड्डी ही है पर ये सॉफ्ट हड्डी है, जैसे इंग्लिश में कार्टिलेज कहा जाता है। ये मुरमुरी हड्डी होती है, यानी कि अपने आप में बहुत कठोर नहीं होती है पर हाँ इतनी कठोर होती है कि हमारे कान के आकार को बनाए रख पाए। यानी इससे हम ये भी समझ सकते हैं कि हड्डियों का मुख्य कार्य क्या होता है? हमारे शरीर के ढांचों को बनाए रखना, हमारे शरीर को सुंदरता प्रदान करना। यानी सुंदरता प्रदान करने में भी हड्डियों का ही तो काम है। अगर हमारे शरीर में बेटा हड्डियां ना हो तो हम कुल मिलाकर कुछ ऐसे नहीं हो जाएंगे जैसे कि गुंदा हुआ आटा। हमारे शरीर में सिर्फ मांसपेशियां होंगी, जहां पड़े रहेंगे वहीं पड़े रह जाएंगे, शरीर में चलने फिरने उठने की ताकत ही नहीं रहेगी। तो वही कह रहा है कि इस प्रकार से कार्टिलेजेस वगैरह हमें देखने के लिए मिलते हैं। अब कह रहा है कि टखने और घुटने का अगर आपने एक्सरे देखा हो तो कुछ इस तरीके से होता है बेटा। ये दो हड्डियां हैं और यहाँ पर कुछ बॉल जैसी संरचना दिखाई दे रही है जो कि उपास्थि से मिलकर बनी होती है। तो इस प्रकार से हमारा जो पूरा कंकाल होता है बेटा वो किससे बने होते हैं? अस्थियों से और उपास्थि से मिलकर। यानी उपास्थि कुछ सॉफ्ट होते हैं, मुरमुरी होती हैं, और वहीं पर जो अस्थियां होती हैं वो हार्ड होती है। अब कहते हैं क्या कि आप गहरी सांस को भरिए और कुछ समय रोकिए और अपने पीठ को दबाकर देखिए कि आपको उसमें कुछ पसली जैसी संरचना महसूस होती है। अगर होती है तो कितनी है उसे गिनिए। यहां पर होती है बेटा पसलियां, ये देखिए। सांस को भरिए, आपका जो वक्ष है वे फूल जाएगा और यहां पर बेटा हड्डियों की संरचना आप गिन पाएंगे 1 2 3 ऐसे करके। हमारे शरीर के अंदर एक तरफ 12 और एक तरफ 12, कुल 24 ऐसी कुछ हड्डियां होती हैं। तो वही कह रहा है क्या कि ये जो पसलियां हैं ये विशेष रूप से मुड़ी हुई होती है। इनका मुख्य कार्य होता है हमारे शरीर के जो आंतरिक अंग हैं, जो बहुत ही कोमल अंग है बच्चों, उनको सुरक्षा प्रदान करना। हमारे शरीर के कोमल अंग मतलब कि हमारा हृदय, हमारा फेफड़ा, इनको बेटा कोमलता जो होती है, ये मतलब इनके अंदर कोमलता होती है। अगर आप सोएंगे तो और ये ऊपर वाला ढांचा ना हो, बक्से जैसी संरचना हो ना हो बेटा, तो हमारा दिल तो हमारे वजन से ही दब जाएगा और हम मर जाएंगे। इसलिए हमारे शरीर को एक ढांचा देने के लिए और आंतरिक अंगों को सुरक्षा देने के लिए ऐसी कुछ संरचना है जिसे कहते हैं बेटा पसली पिंजर। यानी ये एक बक्से जैसी संरचना है। जैसे आपने नोटिस किया होगा बेटा, जो चीजें बहुत सॉफ्ट होती है या फिर जिनकी सुरक्षा करने की आपको आवश्यकता होती है, उन चीजों को आप कैसे सुरक्षित रखते हैं? उनको बक्से में डाल देते हैं और बक्से में डालने के बाद होता क्या है? वो सुरक्षित हो जाते हैं। तो कह रहे हैं क्या कि ऐसे ही हमारे शरीर में पसली पिंजर होते हैं जो कि 12 पसली और 12 पिसली यानी कुल 24 पसलियों से मिलकर बना होता है। यानी वक्ष के दोनों तरफ 12 पसलियां होती हैं और ये पसलियां जो हमारे दोनों तरफ है बेटा, ये हमारे इस हिस्से को एक बक्से जैसी संरचना में बदल देता है, जिसकी वजह से हृदय और फेफड़े, श्वास नली, ग्रास नली, इन सभी को सुरक्षा देने का कार्य करता है। उसके बाद हम बात करेंगे बेटा रीढ़ की हड्डियों के बारे में। रीढ़ की हड्डियों को हम मेरुदंड कहते हैं। दंड इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये एक सीधी आकृति जैसी कुछ दिखाई देती है। मेरुदंड, ये देखिए ये आकृति है और इसके अंदर बेटा आप नोटिस करो छोटे छोटे से टुकड़े दिखाई दे रहे हैं। इन छोटे टुकड़ों को हम कशेरुका कहते हैं। क्या कहते हैं? कशेरुका। यानी कि जो मेरुदंड है वो बहुत सारे कशेरुकाओं से मिलकर बना होता है। कितनी कशेरुकाएं होती हैं? तो एक छोटे बच्चे से लेकर एक बड़े अडल्ट बच्चे तक ये 33 होती हैं, 33। तो ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 ऐसे करके इसमें पूरा आपको सही से नहीं दिख रहा है, लेकिन ये टोटल मिलाकर 23 कशेरुकाएं होती हैं। 33, बार 23 बोल रहा हूं, 33, ठीक है, 33 होती हैं, सॉरी। हाँ, तो 33 कशेरुकाएं होती हैं और इन कशेरुकाओं से मिलकर बना होता है मेरुदंड। मेरुदंड के अंदर जो कशेरुकाएं होती हैं बेटा, ये कशेरुकाएं अलग अलग हिस्सों से मिलकर बनी होती है और इनके बीच में पतली पतली आप संरचना देख सकते हैं। यही वो संरचना है जहां से हम अपनी रीढ़ की हड्डियों की मदद से अपने शरीर को मोड़ पाते हैं। अब ये अगर पूरा का पूरा सीधा होता तो क्या होता? मेरी गर्दन अकड़ जाती, मेरा निचला हिस्सा मोड़ नहीं पाता, मैं ऐसे हो जाता। मतलब मैं अगर ऐसे झुकने की कोशिश करता ना तो मैं झुक ही नहीं पाता, क्योंकि ये कशेरुकाएं इतनी मजबूती से बंधे होते
ये पूरी एक संरचना होती तो हम मोड़ ही नहीं पाते। तो वही कह रहा है क्या कि मेरुदंड के अंदर 33 कशेरुकाएं होती हैं। वहीं पर हमने पढ़ा था हमारे यहां पर कितनी थी पसलियां, 12 इस साइड 12 इस साइड, तो 33 होती है कशेरुकाएं और मेरुदंड बेटा 12 और 12 यानी कुल मिलाकर 24 होती हैं। और जो पसली पिंजर से ये जो है पसली पिंजर के साथ ये पूरा जुड़ा होता है, यानी कुल मिलाकर बात ये करें कि ये हमारे शरीर का मुख्य ढांचा तैयार करने में मदद करता है। यदि मेरुदंड एक ही मतलब अस्थि से बना हो तो हम मोड़ नहीं पाएंगे बेटा, और अगर मेरुदंड हो ही ना तो निचला हिस्सा ऊपर वाले हिस्से से जुड़ेगा कैसे, तो वही कहना चाह रहा है। उसके बाद है बेटा हमारे पास कंधे की अस्थियां। कंधे में मुख्यतः 3 प्रकार की अस्थियां पाई जाती हैं, ये आपको ध्यान रखना है। और ये अस्थियां एक कोष्टक जैसी संरचना में होता है, बॉक्स जैसी संरचना में। यहां पर आप देख सकते हैं बेटा ये वाले, आप अपने दोस्त को बोलिए दीवार पर धक्का मारेगा, जब वो दीवार पर धक्का मारेगा तो उसकी ये वाली संरचना जो है उभरी हुई महसूस होगी। या फिर आपने कभी गाय भैंसों को चलते हुए देखा हो तो जब वो पैर रखते हैं तो उनकी ये वाली संरचना ऐसे उभर जाती है ऊपर की तरफ ऐसे, और ये वाली संरचना उभर जाती है। तो वो सेम वही चीज हमारे कंधों में पाई जाती है जिसे कहते हैं कंधे की अस्थियां। उसके बाद है हमारे पास श्रोणी अस्थियां, जो हमारे शरीर के निचले भाग में पाई जाती हैं। श्रोणी वो भाग होता है जो हमारे शरीर का निचला हिस्सा होता है, यानी कि हमारे तोंद, हमारे पेट के नीचे का हिस्सा, जहां पर हमारा जो है वो मूत्राशय आ जाता है, जहां पर जिससे हम सुसु बाहर निकालते हैं बेटा, जहां से हमारा गुहा आ जाता है या फिर गुदा आ जाता है जहां से पोटी बाहर आती है, ये सारा हिस्सा जो है श्रोणी में आता है। और यहां पर जिस इस अस्थि से हमारा शरीर बना होता है उसे कहते हैं श्रोणी अस्थि, यानी जिसकी मदद से आप बेटा बैठ पाते हो, उठ पाते हो। कभी कभी आप धड़ाम से नीचे गिरते हो तो अचानक से बहुत जोर की चोट लगती है ना, तो ये इसी हड्डी में चोट लगने की वजह से होता है। ये हड्डी बहुत मजबूत होती है, हमारे शरीर के पूरे भार को थामने की ताकत रखती है। उसके बाद आता है बेटा हमारी खोपड़ी। आपकी खोपड़ी अनेक अस्थियों से एक दूसरे से जुड़ने से बनी है। यह हमारे शरीर के अति महत्वपूर्ण अंग मस्तिष्क को परिबद्ध करके उसकी सुरक्षा करती है। हमने अपने कंकाल की बहुत सी अस्थियों के बारे में जाना। अब हम बात करते हैं उपास्थि के बारे में। उपास्थि क्या होती है? उपास्थि के बारे में जैसा कि मैं बता चुका हूं, अस्थियां बेटा बहुत मजबूत होती है, लेकिन उपास्थियां बहुत ही मृदु होती हैं और बहुत ही नाजुक होती है। ये जो है ये उपास्थि से नहीं बना है, जबकि ऊपर वाला हिस्सा थोड़ा सा आपको कुटर कुटर करता हुआ लगेगा। इसको अगर आप दबाएंगे ना ऐसे करके ऐसे, तो कुट 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 ऐसे करता हुआ महसूस होगा। और ये बेटा हड्डी से मिलकर बना है। ये कौन सी हड्डी से मिलकर बना है पूरा ढांचा? इसे कहते हैं सॉफ्ट बोन यानी कार्टिलेज, और कार्टिलेज को कहते हैं हिंदी में उपास्थि। ये सिर्फ हमारे कान या नाक में ही नहीं पाया जाता है, ये हमारे हड्डियों के जोड़ में भी पाया जाता है, जिसकी वजह से हमारी हड्डियां जो है चल फिर पाती हैं। बेटा आपने देखा होगा, आप हड्डियों को ऐसे चलाते हो आपको दर्द नहीं होता, लेकिन बूढ़े लोगों के अंदर ये हड्डियों को चलाने में या घुटनों में आपने नोटिस किया होगा दर्द होने लगता है उनको। बूढ़े लोगों को देखा होगा छड़ी लेकर चलते हुए। हम लोग भी बूढ़े होंगे, हमारे को भी यही प्रॉब्लम आएगी। सवाल उठता है कि आखिर ऐसा होता क्यों है? हम अगर ज्यादा समय तक घुटनों का प्रयोग करते हैं या फिर आप खड़े रहते हो बच्चों, तो घुटनों पर जोर आता है, जिसकी वजह से घुटनों में जो ये उपास्थियां होती हैं ये दब जाती हैं या फिर पतली हो जाती हैं, जिसकी वजह से हड्डियां एक दूसरे पर रगड़ने लगती है और चलने में बहुत दिक्कत होती है, दर्द होती है। तो यही कहना चाह रहा है कि हमारे शरीर के अंदर उपास्थियां हड्डियों के बीच में भी पाए जाते हैं, हमारे शरीर में उपास्थियां सॉफ्ट हिस्सों में भी पाए जाते हैं। उसके बाद कह रहा है कर्णपाली। कर्णपाली में बेटा हड्डी नहीं होती, ये है कर्णपाली, जिसके अंदर छेद करके कान में पहनने वाला आप डालते हो, उसे कहते हैं कर्णपाली। उसके बाद आता है पेशी। पेशी क्या होता है? जिस प्रकार से हमारे शरीर के अंदर हड्डियों का मुख्य कार्य होता है शरीर के अंगों को जोड़ना, और हड्डियों का मुख्य कार्य होता है हमारे शरीर को एक सुंदर ढांचा देना, ऐसे बेटा मांसपेशियों का या पेशियों का मुख्य कार्य होता है हड्डियों को चलाना। अगर हमारे शरीर में मांसपेशियां ना हो या मांसपेशियां कमजोर हो जाए बेटा, तो हड्डियों को चलाने में दिक्कत होगी। मांसपेशियां मतलब डोले शोले। अब आप देखो, ये जो मांसपेशी यहाँ पर मैं दिखा नहीं रहा हूं, हाँ ठीक है, मतलब समझा रहा हूं। तो ये जो मांसपेशी यहाँ पर दिखाई दे रहा है, तो आप भी अपने हाथ को ऐसे मोड़िए, ठीक है, वेदर यू आर गर्ल और अ बॉय कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप मोड़िए और इसको ऐसे ऐसे दबाइए। आप देखेंगे कि दबाने पर ना टाइट हो जाता है और आपके हाथ से ना ऐसे दबता नहीं है। वहीं पर आप इस हाथ को सीधा कर लीजिए और दबाइए, देखिए बहुत आसानी से चलाता है, पुल पुल हो रहा है, पुल पुल, यहाँ पर बहुत टाइट हो गया। अब सवाल उठता है ऐसा हुआ क्यों? मांसपेशियां बेटा सिकुड़ कर हड्डियों को खींचती हैं और
मांसपेशियां फैलकर हड्डियों को रिलैक्स कर देती है। यानी कि हमारी मांसपेशियां हमारे शरीर के अंदर अगर मजबूत ना हो तो हड्डियों में बेशक कितनी भी जान हो बेटा, आप कार्य सही से नहीं कर पाएंगे, क्योंकि कार्य करने के लिए मांसपेशियों में ताकत चाहिए। इसीलिए तो बोला जाता है आपको एक्सरसाइज करो, योगा करो, डंबल शंबल उठाओ, है ना, दौड़ लगाओ, क्योंकि मांसपेशियों में क्या होता है, ताकत आ जाती है। जब आप दौड़ते हो तो पैरों की मांसपेशियों में ताकत आ जाती है। जब आप डिप्स लगाते हो बेटा तो छातियों की मांसपेशियों में यहां पर या फिर यहां पर आपकी मांसपेशियां मजबूत हो जाती हैं। तो मांसपेशियों को मजबूत करना बहुत जरूरी है। मांसपेशियां, जब मैं मांसपेशियां बोल रहा हूं तो ऑब्वियस सी बात है एक से ज्यादा की बात कर रहा हूं। किसी भी हड्डी को बेटा सुचारू रूप से चलाने के लिए दो मांसपेशी की जरूरत होती है, दो की। एक हड्डी को कार्य करने के लिए दो मांसपेशी की जरूरत है। मांसपेशी की खास बात क्या है बेटा, वो सिर्फ सिकुड़ कर कार्य करते हैं, फैलकर कार्य नहीं करते हैं। इसीलिए जब हड्डी एक तरफ से बंद होती है, यानी कि उधर की मांसपेशियां सिकुड़ती हैं, तो दूसरी तरफ की मांसपेशी हल्की पड़ जाती है। वहीं पर दूसरे साइड की मांसपेशियां अगर सिकुड़ती है तो उस साइड हल्की पड़ जाती है। यानी इस तरीके से आपको ध्यान रखना। एक मिनट, हाँ, कॉल कर लो एक बार। हाँ, तो मैं यही बता रहा था कि हमारे शरीर के अंदर हड्डियों को चलाने के लिए मांसपेशियों के जोड़े की आवश्यकता होती है। जैसे मैं अगर समझाऊं आपको, तो मैंने बेटा हाथों को अगर मोड़ा तो मोड़ते वक्त ये मांसपेशियां सिकुड़ गई और ये मांसपेशियां बेटा फैल गई नीचे वाली। ठीक है, अब मैं जब इस मांसपेशी को सिकुड़ता हूं, ये वाली को सिकुड़ता हूं, तो यह हाथ अपने आप ही खुल जाएगा। यानी कि अगर मैं इसको सिकुड़ करके रखूं, या आप अपने दोस्त को बोले इधर से पीछे से आपको पकड़ ले यहां से, और आप हाथ को मोड़ना चाहो, आप मोड़ नहीं पाओगे, क्योंकि इसको फैलना जरूरी है। जब ये फैलेगा तब आगे वाला सिकुड़ पाएगा और ये हड्डी बंद हो पाएगी ऐसे करके। उसके बाद जब मुझे इसे फैलाना है तो ये वाला सिकुड़ेगा और ये वाला रिलैक्स हो जाएगा, फैल जाएगा। तो यानी कि किसी भी हड्डी को सुचारू रूप से चलाने के लिए दो मांसपेशी की जरूरत होती है, एक जो सिकुड़ता है बेटा और दूसरा जो फैलता है। यानी अगर सिर्फ सिकुड़ने वाली मांसपेशी होगी और फैलने वाली नहीं होगी तो हमारी हड्डी बेटा सिर्फ एक ही दिशा में कार्य कर पाएगी, और वो भी एक ही बार। तो इसीलिए बार बार संकुचन यानी लंबाई में कमी और बार बार उसका एक्सपेंशन यानी लंबाई में बढ़ोतरी करके ही मांसपेशियां हड्डियों से काम ले पाती हैं। तो कुल मिलाकर बात यह है कि हमारे शरीर की हड्डियों को कार्य करने के लिए दो मांसपेशियों के जोड़े की जरूरत होती है हर हड्डी को कार्य करने के लिए। उंगली अगर आपने मोड़ी बेटा तो मांसपेशी ने इसे सिकोड़ लिया, उसके बाद अब इधर की मांसपेशी ताकत लगाएगी तो इसलिए उंगली खुल जाएगी। समझ में आ रहा है? तो ऐसे कुछ। उसके बाद हम बात करेंगे जंतुओं की चाल के बारे में। आखिर जंतुओं की चाल क्या हमारी तरह होती है? नहीं भाई, जंतुओं के अंदर अलग अलग जंतुओं में चाल भी अलग अलग होती है। मेरी चाल, कुत्ते बिल्ली की चाल, और उसके बाद अगर हम बात करें पक्षियों की चाल, या फिर बात करें बेटा आप मछली की चाल या मेंढक की चाल, इन सभी के चालों में फर्क है। तो इसीलिए हम कह सकते हैं सभी जंतुओं की चाल एक समान नहीं होती है। चलिए शुरुआत कर लेते हैं जरा केचुए से। केचुए, जैसा कि आप जानते हैं बेटा, केचुए हमारे फार्मर के, हमारे किसानों के मित्र होते हैं। ये रास्ते में, जिस रास्ते में चल रहे होते हैं उस रास्ते की मिट्टी को खाते हैं, और जो बिना पचा हुआ इनका भोजन होता है वो इनके शरीर से बाहर आ जाता है, और शरीर से बाहर आने के बाद वो शरीर से निकला हुआ वेस्ट पदार्थ यानी व्यर्थ पदार्थ मिट्टी के अंदर पोषण देने का कार्य करता है। तो इसीलिए इनको किसानों का मित्र कहा जाता है। आप बगीचे में जाइए, ऐसे किसी केचुए को पकड़िए और इसको बेटा एक रफ शीट पर रखिए, रफ कागज पर रखिए, और इसको एक बार शीशे पर रखिए। आप देखिए कि केचुए की रफ्तार किस में ज्यादा है। आप देखेंगे कि रफ कागज पर इसकी रफ्तार ज्यादा है, मिट्टी पर केचुए की रफ्तार ज्यादा होती है बजाय कि संगमरमर पर या शीशे पर। इसके पीछे वजह क्या है? तो आप देखोगे केचुए के अंदर पतली 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 जो है वो संरचना होती है। ये पतली पतली संरचना क्या होती है? मिट्टी के अंदर जकड़ लेती है खुद को, और जकड़ने के बाद इसका अगला हिस्सा आगे जाता है। फिर जब वो वहां जाके जकड़ लेता है मिट्टी को तो फिर पिछले हिस्से को खींचता है। ऐसे आपने केचुए को चलते हुए देखा होगा ना, ऐसे चलते हैं केचुए, है ना। तो आगे जब वो पहुंच जाता है फिर वहां पर अपने आप को जकड़ लेता है मिट्टी से, फिर पिछले हिस्से को खींचता है। जब पिछला हिस्सा वहां तक सिकुड़ कर पहुंच जाता है फिर अगला हिस्सा आगे भागता है, फिर पीछे वाला। क्योंकि उनके पैर तो होते नहीं है तो शरीर के ऊपर ही ऐसी कुछ धारी नुमा संरचना होती है, और ये धारी नुमा संरचना सिकुड़ कर फैलकर
गति तय करते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर एक केचुए का चित्र बनाया गया है। इसने क्या किया है, इसने अगले हिस्से को बिल्कुल सटा लिया है, ठीक है, सिकुड़ लिया है। अब क्या करेगा, पिछले हिस्से को खींचेगा। पिछला हिस्सा खींचकर आप देखो बीच में ऐसे मोटा हो गया, सिकुड़ गया। फिर अगले हिस्से को इसने आगे भेजा, उसके बाद फिर ये फिर आगे मोटा हो गया। ऐसे करते करते ये केचुए की गति कर पाता है, केचुआ मतलब। तो कुल मिलाकर ये है कि मिट्टी के अंदर ऐसी संरचना होने की वजह से मिट्टी में पकड़ बन जाती है उनकी, और उस पकड़ के चलते केचुए आसानी से जा सकते हैं, मूव कर सकते हैं, हिल डुल सकते हैं। और हाँ, इसमें एक बात याद रखना है, इसमें शूक करके कुछ आएगा, वो आप पढ़ लेना। शूक क्या होता है मैं वैसे समझाता हूं मोटा मोटा। शूक इनके उस भाग को कहते हैं जो मिट्टी में जकड़ कर चलता है, जिसकी वजह से ये गति कर पाते हैं। यानी कि ये संरचना जो दिखाई दे रही है इसी को हम शूक कहते हैं। अब हम बात करेंगे कि घोंगा कैसे गति करता है। घोंगे के अंदर एक मांसल संरचना होती है जो बहुत मजबूत होती है, और उस संरचना से वो गति कर पाता है। ये जो खोल दिखाई दे रहा है, हालांकि वास्तव में ये किसी अस्थि से बना हुआ नहीं होता है, लेकिन ये इसको सुरक्षा प्रदान करता है। ये बाह्य संरचना होती है। और जो ये घोंगा है, इसमें नीचे मांसल संरचना होती है, जो ये कुछ, अगर आप इसे शीशे पर रखकर शीशे को पलट कर नीचे की तरफ से आप देखेंगे तो इसमें देखेंगे कि इसकी मांसल संरचना ऐसे ऐसे करके चलती है। तो ये सिंपल सी चीज है और कुछ भी नहीं है। उसके बाद है तिलचट्टा। तिलचट्टा बेटा एक ऐसा कीट है, एक ऐसा जीव है जो उड़ भी सकता है, चल भी सकता है, दौड़ भी सकता है। इसके पास कुल 6 पैर होते हैं, 2 पंख होते हैं, और इसके संरचना में बेटा आंतरिक अस्थियां नहीं होती, बाह्य अस्थि होती है। यानी इसके अंदर बाह्य कंकाल होता है। ये एक ऐसी संरचना है जो कि बाहर की तरफ कंकाल होता है, और ये उड़ भी सकते हैं, चल भी सकते हैं, दौड़ भी सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं पक्षी की। पक्षी एक ऐसे प्राणी है बेटा जो उड़ सकते हैं। ये उड़ क्यों सकते हैं? क्योंकि इनका जो शरीर है वो उड़ने के अनुकूल है। इनके शरीर की हड्डियों में खोखला स्थान होता है, खाली होता है, जिसके चलते इनकी हड्डियां हल्की होती हैं और मजबूत होती हैं, जिससे कि ये आसानी से उड़ पाते हैं। थोड़ी देर पहले मैंने आपसे बताया था शुतुरमुर्ग भी अपने आप में एक पक्षी है, लेकिन वो उड़ नहीं सकता क्योंकि उसकी हड्डियां भारी होती हैं। तो वही सारी बातें यहां पर लिखी हुई है। उसके बाद है मछली के बारे में। मछली एक संरचना में चलती है, उसकी एक संरचना है। आपने मछलियों को गौर से देखा बेटा तो आगे की तरफ से मछलियां पतली होती हैं, पीछे पतली होती है, बीच में मोटी होती है, जिससे वो पानी को काट सके। और ऐसे शेप को, ऐसी आकृति को बेटा हम कह सकते हैं सरल रेखीय आकृति। तो रेखीय आकृति भी कहते हैं या धारा रेखीय आकृति भी कहते हैं। तो धारा रेखीय आकृति की मछलियां होती हैं। इनकी पूंछ में पंख लगे होते हैं, यानी पूंछ की संरचना आप देख सकते हो, और बगल में भी इनके जो है छोटे छोटे से पंख होते हैं। ऊपर स्ट्रीमलाइन होती है जिसकी वजह से वो पानी को काट पाते हैं। और बेटा पीछे से ये ताकत लगाते हैं, पूंछ से ताकत लगाते हैं। ये अगले हिस्से को लेफ्ट मोड़ते हैं तो पिछले हिस्से को राइट मोड़ते हैं, जिसकी वजह से पानी के अंदर एक झटका मारती हैं वो। कभी आपने घर में मछली खरीद कर लाए हो, अगर आप मछली वगैरह खाते हो, या फिर आपके पास एक छोटा मोटा एक्वेरियम है जिसमें मछली को पाल रखा हो, तो उसको गौर से देखिए कि मछलियां कैसे तैरती हैं। तो मछलियां मुड़ मुड़ कर तैरती है और बहुत तेजी से ताकत लगाती है पानी के अंदर, जिससे वो आगे भाग पाती है। और उनके जो बगल के पंख होते हैं बेटा उनको दिशा देने का काम करती हैं। क्लियर? आ गया समझ में? ऐसी बेटा इसी के ऊपर आधारित है। आपने देखा होगा गोताखोर भी जब पानी में जाते तो उनके पैरों में भी ऐसी लंबी लंबी संरचनाएं बांधते हैं वो, जिससे कि वो तैर पाए, अपने आप को मोड़ पाए, ताकत लगा पाए। अब सवाल उठता है कि सांप कैसे चलते हैं? भैया सांप पूरे शरीर से चलते हैं। सांप की जो संरचना होती है वलय आकार की होती है, और इनकी संरचना ऐसी होती है कि ये पूरा का पूरा शरीर मोड़ सकते हैं। यानी इनकी जो हड्डियां होती हैं उनकी हड्डियों में बहुत बड़ा रिक्त स्थान होता है। पर यह ध्यान रखना, रिक्त स्थान होता है तो इसका मतलब ऐसे नहीं कि हड्डियां जुड़ी नहीं होती हैं। हड्डियां जुड़ी होती हैं पर रिक्त स्थान होता है, और इनकी हड्डियां बहुत ही आप कह सकते हो मृदु होती है, जैसे हमारी उपास्थि होती है कुछ उस तरीके से, जिसकी वजह से ये अपने बहुत बड़े हिस्से को मोड़ सकती हैं, और मोड़ने की वजह से वो अपने शरीर में ताकत लगाकर आगे की तरफ चल सकती हैं। तो इस तरीके से जो मछलियां हैं, सांप हैं, पक्षी है, हम लोग हैं, कुत्ता बिल्ली आदि अलग अलग प्रकार से गति करते हैं। आ गया समझ में? कुछ ऐसे भी जीव हैं जो देखने में एक जैसे लगते हैं, उनके 2 ही पैर हैं लेकिन उनके चलने का तरीका अलग है। जैसे कंगारू की अगर हम बात करें, हमारी तरह ही कंगारू के भी 2 पैर होते हैं, 2 तो हाथ की तरह काम करते हैं वो।
तो दो पैर होते हैं, लेकिन हमारी तरह वो दौड़ते नहीं है, वो उछल कर चलते हैं। यानी कुल मिलाकर बात यह है कि सबके अपने अपने चलने के तरीके हैं। अपने बेहतर जीवन को बनाने के लिए योग की आवश्यकता होती है बेटा। 21 जून को हमेशा ही अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। इस दिन योगा किया जाता है और योग के द्वारा भारतवर्ष में मैसेज भेजा जाता है कि जिससे कि आप योगा करेंगे तो आपके शरीर की बीमारियां दूर होंगी, आपकी मजबूत बनेंगी पेशियां, आपकी मुद्राएं जो है वो सीधी हो जाएंगी। और ये ध्यान रखना बेटा कि आपके जो मेरुदंड होते हैं उस पे जो कमजोरी आ जाती है, जैसे बुढ़ापे में आकर झुक जाना या फिर हड्डियों में दर्द करना, कमजोरी आना, ये योगासन की कमी की वजह से होता है बेटा। आजकल हम शारीरिक क्रियाएं बहुत कम कर रहे हैं, तो मैं चाहता हूं कि शारीरिक क्रियाएं आप करें जिससे कि आप आसानी से अपने जीवन का यापन कर सकें। तो उम्मीद है कि आपको ये रिवीजन से सब कुछ समझ में आ गया होगा। मिलता हूं मैं आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। चैनल पर पहली बार आए बेटा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें। आपको फ्री ऑफ कॉस्ट नॉलेज मिल रही है, तो क्या प्रॉब्लम है ना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें मैं आप लोगों को चैप्टर नंबर 9 के बारे में बताऊंगा। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ढेरों सारा ख्याल रखिए। स्टे ट्यून, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।